हम बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव की, और हरियाणा चुनाव के बारे में एक जिसको कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, अगर किसी से मिल सकता है तो उसके लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडर कुमारी सैलजा जी हैं। आपका स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत सिंह हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज द पल्स। पिछली बार अगर बात करें तो कहा जाता था कि कांग्रेस शायद डबल डिजिट में नहीं आ पाएगी, और 31 सीटें आ गई। इस बार क्या लग रहा है? बात यही है कि नीचे ज़मीन पर जब हम लोगों से जुड़ेंगे तो हमें पल्स का पता चलेगा। और आज के दिन मैं कह सकती हूँ कि लोगों में जो एक आपको नज़र आ रहा है कि प्रो कांग्रेस लग रहा है माहौल, तो ये एक कंजर्वेटिव सोच है। जब चुनाव थोड़ा और आगे बढ़ेगा और लोग ओपनली आएंगे, दिखाएंगे, अपनी सपोर्ट दिखाएंगे, और फिर जो वोट में तब्दील होगा आप देखेंगे कि ये एक जो उफान होता है वो नज़र आएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई। और नहीं, लेकिन ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी कि प्रो कांग्रेस कंजर्वेटिव है और एक उफान आएगा। चुनावी पंडित कह रहे हैं जो पिछली बार प्रेडिक्शंस कांग्रेस के लिए किए जा रहे थे, इस बार बीजेपी के लिए क्या कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है बीजेपी डबल डिजिट में आ पाएगी? आज नहीं लगता। इनकी कोशिश बहुत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इवन ऑप्टिक्स आर नॉट सो गुड फॉर बीजेपी। इनका चाहे आप नेतृत्व देख लें, स्टेट नेतृत्व देख लें, फिर सेंटर से, इनके दो डिस्कनेक्ट नजर आ रहे हैं बीजेपी के। एक सेंटर और स्टेट लीडरशिप का, और दूसरा स्टेट, सो कॉल्ड स्टेट लीडरशिप और लोगों का। दो डिस्कनेक्ट साफ नजर आ रहे हैं और लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय होगा, मैंने कहा कि एकदम आपको बिल्कुल क्लियर डिवाइड नजर आ जाएगा। शैलजा जी, आपने कहा कि बीजेपी में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दिखता है कि दिक्कतें तो कांग्रेस में भी हैं। एक तरफ हुड्डा जी हैं, एक तरफ आपकी यात्रा निकलती है, एक तरफ दीपेंद्र की यात्रा निकलती है। रणदीप जी और आप दीपेंद्र की यात्रा में नहीं दिखते, दीपेंद्र आपकी यात्रा में नहीं दिखते। ठीक है, देखो ये तो हमेशा से हुआ है, कब नहीं हुआ। सब अपने अपने लीडरशिप के तौर पर सब अपना नीचे ज़मीन पर भी चलते हैं, काम करते हैं, दिखाते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे, फील्ड में काम नहीं करोगे, अब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन इतना है नहीं, बहुत सालों से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ज़मीन पर, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस का वर्कर है वो काम कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जगह भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए। तो सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई बात नहीं है। लीडरशिप भी तो ऐसे ही आगे लेकिन लोगों से कनेक्ट ये बड़ा करती है ना। इंटरेस्टिंग टेक है, क्योंकि हम लोग सब ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की हरियाणा में अगर बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हरियाणा में लीडरशिप के लिहाज से दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत सारे लीडर्स हैं हरियाणा में। क्या इसको लेकर आपको लगता है कि एक कंफ्यूजन है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक तनाव है? But don't you think it's a good thing to have so many leaders? But still. BJP is totally bereft of leaders. They have no leaders. कांग्रेस में इतने लीडर्स हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर काम करते हैं, तो ये तो एक एडवांटेज है कांग्रेस का। जो खींचतान की आपने बात की, टग ऑफ वॉर, ये स्वाभाविक है और होता है और हमेशा हुआ है और आगे भी मुझे लगता है हमेशा होता रहेगा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि सब अपने अपने स्पेस के लिए, लोगों के लिए, वरना कैसे दिखाएंगे। लेकिन जब प्रभारी आपके जो है दीपक बावरिया, वो कहते हैं मैं तो सबको बुलाता हूँ, सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी बिकॉज ही इज हॉस्पिटलाइज्ड। नहीं, अब तो आ गए। आई डोंट नो, बिकॉज अभी कल गए थे, अब आ गए फिर उसके बाद। किसी कॉलीग से मुझे अभी फोन आया कि ही इज प्रोबेबली बीइंग टेकन टू मेदांता, सो लेट मी नॉट कमेंट। मैम, 8 बार लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है, 5 बार आप जीती हैं, राज्यसभा से रही हैं, फिर आप स्टेट से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? तो दो चीजें हैं इसमें, राजनीतिक भी है और पर्सनल भी है, जाहिर है दोनों बातें होती। राजनीतिक है कि हम सभी लोग अगर ज़मीन पर जाकर काम करेंगे, काम किया है, तो पार्टी को उसका फ़ायदा भी होना चाहिए, पार्टी को ही फ़ायदा मिलेगा, लोगों में एक अच्छा माहौल बनेगा कि हम सभी
नीचे आकर ज़मीन पर, और अब राज्य में भी उसी तरह से काम करते हैं, सभी लोगों को जोड़ने का, हर समुदाय साथ जुड़े, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि बहुत लंबा अरसा, जैसे आपने कहा, सेंटर की पॉलिटिक्स की है, लेकिन सेंटर की पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि हम ज़मीन से नहीं जुड़े, क्योंकि जीत कर तो वहीं से आते हैं। और लोकसभा मैंने तो, मेरा सौभाग्य रहा कि 2 अलग अलग जगह से मैं चुनाव लड़ी और जीती, 2 बार अम्बाला से, 3 बार सिरसा से, और हिसार से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, हिसार मेरा गृह ज़िला है। और उसके अलावा भी मौका मिला राजनीतिक रूप से पूरे प्रदेश में घूमने का, और चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर या वैसे राजनीतिक हस्ती होने के नाते पूरे राज्य में घूमने का, और लोगों में जो जाकर देखा, काम करना, लोगों की एस्पिरेशंस, तो मुझे लगा कि अब मुझे राज्य में भी लोगों की सेवा करनी चाहिए। पार्टी बताए अभी, लेकिन फैसला तो पार्टी करेगी। मैंने इच्छा जाहिर की है। आपने तो सेवा की है, क्योंकि 2019 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप पीसीसी चीफ भी थी, तो फिर क्या आवश्यकता है? सीधा सवाल है मैम, सीधा सवाल है, क्या कुमारी शैलजा इतने दिन राजनीति में रहने के बाद अब उनको लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, बन सकती हैं? इज इट अ बैड थिंग? बट क्या ये आपकी इच्छा है? देखो, हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी? अपनी इच्छा, मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ ही लोग इच्छा जाहिर करें और बाकी सब बैठे। क्यों? ये तो इट्स एन ओपन फील्ड, हाई कमांड हैज टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क। रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे हैं वो भी बनना चाहते हैं, हुड्डा जी। देखो, मैं किसी और पर क्यों टिप्पणी करूं? मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ कि इतना समय है, लोग भी हैं, सब कुछ है, और काम करने की इच्छा है। आगे देखो, इच्छा रखना एक खाका है, और हाईकमांड क्या फैसला करता है वो एक दूसरी चीज है। मैम एक बात और है, राहुल गांधी बार बार, या कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन संविधान बचाओ की बात करता है, दलितों की बार बार राहुल गांधी बात करते हैं कि उनका उत्थान होना चाहिए, तो क्या हरियाणा जैसे राज्य को एक दलित मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहिए? देखो, इसमें अगेन 2 बातें हैं। एक तो दलित मैं हूँ और इसका मुझे गर्व है। एक समुदाय से मैं आती हूँ और हमको कई पीढ़ी लगी है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप मेरे से बात भी कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्या है। तो इस लेवल तक एकदम तो हम आ नहीं सकते कि कुछ लोग जल्दी आ सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को बहुत टाइम लगता है, और लगा है, पीढ़ियां लगी हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो ये तो एक चीज है कि भाई मुख्यमंत्री बनना, इच्छा रखना, इसमें कौन सी मतलब रादर देन बीइंग ऑन द बैक फुट, फ्रंट फुट में खेलने में क्या दिक्कत है? और फिर एक बात और मैंने कहा, जैसे एक जगह पैदा होना वो रियलिटी है, लेकिन दूसरी बात है एक्सेप्टेबिलिटी। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में 36 बिरादरी कहते हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 36 बिरादरी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और लोग मुझे एक्सेप्ट भी करते हैं। अभी मैं चुनाव लड़ा मैंने सिरसा से, आपने देखा, पहले तो मैं अम्बाला से लड़ रही थी, अब एकदम सिरसा में जब गए तो सिरसा के लोगों ने खुद बुलाकर मुझे वहाँ से चुनाव लड़वाया और बहुत हाई मार्जिन से मुझे जिताया। तो 36 बिरादरी ने मुझे जिताया वहाँ पर। तो मैम, जब भी हरियाणा की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्रोनिम वो सामने आता है, दैट इज SRK। अब वो हो गया है SRB। नहीं, इसीलिए मैं SRB की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, लेट्स नॉट पुट कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स। ठीक है, कभी राजनीतिक मूवमेंट के लिए या किसी और उसके लिए हो जाती हैं चीजें। एक्रोनिम भी आपके मीडिया के स्मार्ट जो हमारे हैं दोस्त, उन्होंने बैठे बैठे वहाँ बना दिया। दैट्स ऑल राइट, दैट्स द लाइटर पार्ट ऑफ इट। लेकिन मिलजुल कर करें काम। अब चुनाव है तो सबको मिलकर ही काम करना है। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, और हम सब लोग ये जानना चाहते हैं, कि क्या कुमारी शैलजा जी को हुड्डा परिवार से मुख्यमंत्री मंजूर होगा? मैं परिवार की बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारे फैक्टर्स। तो देखो, बात परिवार की या किसी उसकी नहीं है। बात ये है कि हाईकमांड जो भी फैसला करता है वो तो पहले भी मंजूर हुआ और आगे भी। ये तो सबको ही, कांग्रेस में चाहे शैलजा है या कोई और है, सबको ही मंजूर होगा। नहीं, लेकिन अगर जिस पर भी हाईकमांड हाथ रखे, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा
देखो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं और टिकट ये बाद में लेबल करना, और आपको मैं याद दिलाऊंगी कि 2005 में भी जो हुआ था, मेजॉरिटी तो जो भजनलाल के साथ थी, पर मैं फिर भी आपको ये कहूँ, उस चीज़ को भी भूल जाइए कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे पहले ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो कांग्रेस का कैंडिडेट हो जाता है वो कांग्रेस का कैंडिडेट है और हम सब उनके लिए काम करते हैं। देखिए, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेटेज है वो हुड्डा जी की तरफ से ज्यादा मिला है। क्या ये समझा जाए कि उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है? I know that this is an inevitable question because then once the final list is out, media will go crazy saying इतने उसको मिले, इतने उसको मिले, इतने उसको मिले। तो ये ठीक है, आपका काम है, आप करेंगे, ये सब होगा, लेकिन मैं नहीं समझती कि इसको हमको इतनी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस के ही एमएलए जीत कर आते हैं। तो शैलजा को चाहे 50 मिले या शैलजा को कुछ भी ना मिले या दूसरों को मिले, बाद में ये बेमायने हो जाती है। अच्छा, ये सवाल के पीछे का बैकड्रॉप ये है कि मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद है, आपने लोकसभा में कहा था कि अगर टिकट बंटवारा ठीक होता तो हम 10 में से 10 जीतते। ये मुझे ये लगा उस समय, लेकिन मैं अब क्योंकि हम चुनाव में हैं तो आई डोंट वांट टू रेक अप दीज इश्यूज एंड अननेसेसरीली शिफ्ट द फोकस। आई थिंक दैट इज एन ओल्ड थिंग नाउ, 4 months ओल्ड। वी शुड लेट दैट रेस्ट और आगे हम मूव करें विधानसभा चुनाव के लिए। आई डोंट थिंक इट वुड बी वेरी प्रूडेंट कि हम इन चीज़ों। शैलजा जी, जो एक चर्चा है बहुत ज्यादा जो आम जनता में कि हुड्डा जी चूंकि मुख्यमंत्री रहे हुए हैं 10 साल, तो अब इस समय आपको क्या लगता है कि हुड्डा जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या अपने दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो आप उधर से ही देखिए, उनसे पूछिए, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि चाहना और करना और ये सब चलता है राजनीति में, लेकिन फाइनल तो जो फैसला होगा आखिर में वो तो हाईकमांड का होगा, आपके चाहने से, मेरे चाहने से। तो इसमें अब क्योंकि दीपेंद्र का जिक्र आ गया है, तो दीपेंद्र जिनकी हैंड होल्डिंग कर रहे थे उनको टिकट दिया गया है। विनेश की हम बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट। वो हैंड होल्डिंग जब वो एयरपोर्ट से आई तो उनको रिसीव किया पूरा। यहाँ पर बृजभूषण जी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है उससे लगता है कि पूरा आंदोलन उनके खिलाफ कांग्रेस ने करवाया। देखिए, उस समय के जो इश्यूज थे और वो अभी भी बृजभूषण जी जिस तरह से उस हरियाणा की देश की बेटी के बारे में बोलते हैं, और उस समय भी जो बातें मुद्दे आए, तो मुद्दे तो थे ना ये, और जिसपे इनको सरकार को भी झुकना पड़ा। सरकार ने प्रशासन से भी इनके साथ जो व्यवहार हुआ, तो इसमें कांग्रेस कहाँ आ जाती है? अगर उनके मुद्दे थे और कांग्रेस, मैं खुद गई थी उनके मंच पर, हम बहुत से लोग गए थे। ये एक मुद्दा था जिसके लिए मुझे लगता है कि सबकी कॉन्शियंस जागी थी उस समय, और अगर अब उसके साथ फिर से व्यवहार ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ और इस पर बहुत से सवाल हैं कि वहाँ गोल्ड मेडल जीतने के समय क्या हुआ, क्यों हुआ, सवाल तो है ना देश के सामने, और इसको सबको, खास तौर से सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। कोई और देश हो वो ज़रूर गंभीरता से ले कि कहाँ हम एकदम उधर पहुँच गए हैं और पूरी टीम ने लेट डाउन किया एक स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो एक मुद्दा रहा। अगर आने के बाद वो एक बच्ची, उसको हमने अगर मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें कौन सी वो बात है? इसमें ये थोड़ा ही बात है कि भाई कौन कहाँ पे कब बचपन में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, ये हाइंडसाइट्स तो अलग ही चीज होती है ना। बीजेपी एक आरोप बार बार लगा रही है, और वो उनकी एक बहुत पुरानी लाइन है जिसको उन्होंने हरियाणा के चुनाव में जम के टो कर दिया। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो पूरी पार्टी है, ये परिवारवाद इसमें साफ दिखाई देता है, चाहे वो हुड्डा परिवार हो, चाहे वो आपकी बात हो या फिर रणदीप सुरजेवाला। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, आप इस पर क्या कहें? हाँ, तो अगर आगे से आगे जनरेशन काम करती है और जब समय आता है तो पार्टी उनके काम को देखते हैं, और फिर नीचे लोगों की भी होती है
आवाज होती है। अब तो लेकिन हंसी मुझे इस बात पर आ रही है कि जो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, आज सबसे ज्यादा वही हमारे यहाँ से ले लेके और अपने यहाँ सब परिवारवाद को तो भाजपा खुद बढ़ा रही है। हरियाणा में आपने देखा, जो हमारे यहाँ से गए उनको सबको दिया, ठीक है, उनको लगा होगा, लेकिन फिर खिलाफ क्यों बोलते हो आप? जो हैं डिजर्विंग उनको दो, आप भी एक्सेप्ट करो इस बात को। मैम, एक सवाल इस समय बड़ा मौजूद है कि राहुल गांधी ने इनिशिएट किया और कहा कि इंडिया गठबंधन को मिलकर लड़ना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ एक तालमेल बनना चाहिए। चर्चाओं के दौर भी चले, राघव चड्ढा, बावरिया जी बात करते रहे, लेकिन कल अचानक आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें घोषित कर दी और 20 में से 11 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस पार्टी के ऑलरेडी उम्मीदवार घोषित हैं। तो अब क्या मान लें कि वो जो ख्वाहिश थी राहुल गांधी की वो टूट गई, अब नहीं हो पाया गठबंधन? आप लोग चाहते थे क्या? बात ये है कि शुरू में ही जब इंडिया गठबंधन हुआ, तब पंजाब का एग्जाम्पल ले लीजिए और जगह, तब यही बात थी कि लोकसभा के लिए वो बना था और कहा गया था कि विधानसभा जिस स्टेट में आएगा वहाँ पर लोकल फैक्टर्स को देखते हुए इंडिपेंडेंट डिसीजंस होंगे अलग अलग पार्टियों के साथ। तो यहाँ राहुल जी को लगा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट अगर हम इंडिया गठबंधन को राज्य में भी किसी हिसाब से उसको वर्कआउट कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये तो एक्सप्लोर करने की बात थी। राहुल जी ने इच्छा जो की वो कोई डिटेल्स के लिए नहीं, कि आप देख लो, एक्सप्लोर कर लो। और जब देखा कि नीचे बात नहीं बन रही, कोशिश की गई, लेकिन अब उनकी देखो अपनी पार्टी है, वो अपने हिसाब से चाहेंगे। आप से सीटें देने को तैयार नहीं है तो कैसे माने? तो डिटेल मुझे मालूम नहीं है कि कितनी सीट पर क्या था मुझे, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी हमारी। लेकिन अब अगर नहीं होगा तो अलहदा जाकर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग चाहते थे कि हो गठबंधन? अब देखो, चाहत की बात नहीं है, कहाँ पर क्या परिस्थिति अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी होती है, पर अगर कुछ वर्कआउट हो जाता हाईकमांड की इच्छा के मुताबिक तो ठीक भी रहता। लेकिन दोनों पार्टियों को रीजनेबल होना पड़ेगा ना, सिर्फ कांग्रेस को थोड़ा, दोनों तरफ से रीजनेबल होना। नुकसान पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी? मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पीछे भी लोकसभा में भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत काम किया और जीत के नजदीक भी पहुंची आप पार्टी, और अलग जगहों पर भी आप पार्टी कांग्रेस ने दिखाया था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब लोकसभा में कोई विधानसभा में अब आप पार्टी अगर अलग जाती है तो कोई ज्यादा डेंट दे पाएंगे, मुझे लगता नहीं। हरियाणा में एक गायक हैं जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बड़ी आपत्तिजनक लिरिक्स का इस्तेमाल किया, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। एक और गायक हैं जिन्होंने गाना गाया कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब चर्चा है कि शायद वो भी कांग्रेस में आ सकते हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन हो गई है। देखो, ये चीजें तो चलती रहती हैं, जब चुनाव आता है कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, ये हर चुनाव का हिस्सा है। 4 दिन में याद रहेगा, 4 दिन में भूल जाएंगे, ये चुनाव के टाइम का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता इसको इतना ज्यादा सीरियसली ले। एक सवाल मेरा आपसे है और ये आखिरी सवाल है, हरियाणा में क्या ऐसा लग रहा है कि जो कोर इश्यूज हैं वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं? कभी कंगना रनौत की बात होती है, कभी ब्रजभूषण की बात होती है, किसानों की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, वो कोर इश्यूज आपको लगता है कहीं ना कहीं वो अलग होते जा रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है? ये भाजपा की तो चाल है कि डाइवर्जन आए और असली इश्यूज, क्योंकि असली इश्यूज जब आते हैं किसान का, गरीब का, ग्रामीण क्षेत्र का, शहरों की बदहाली का, बेरोजगारी का, बहुत से इश्यूज हैं, ड्रग्स का, तो इस पर भाजपा बहुत बैकफुट पर है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज अगर ये इतने बड़े बड़े इश्यूज मुंह बाए खड़े हैं तो जवाब दे नहीं पाएगी। तो भाजपा वो नैरेटिव चेंज करने के प्रयास में इन चीज़ों को बीच में डाइवर्जन के लिए लेकर आते हैं, और इट्स ऑल भाजपा स्पॉन्सर्ड। आप ये मत सोचिए कि भाई ये खुद अपने आप से कुछ कभी कह देंगे फिर कहेंगे उनको बंद किया, वो 4 दिन में, कुछ घंटे में फिर वही बात कर देते हैं। तो ये सब भाजपा की चाल है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। लेकिन जो कोर इश्यूज हैं वो आज के दिन भी हैं और रहेंगे, और उन्हीं कोर इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। 10 साल का जो भाजपा का मिसरूल रहा
और लोगों के साथ जो लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ, आपने किसानों की बात की और वर्गों की बात, तो ये एक इनकी दास्तान है धोखे की। तो अब कहने को बड़े बड़े इश्तिहार निकालना, एडवर्टाइजमेंट्स निकालना, हो तो ठीक है, सरकार करती है, लेकिन क्या ये नीचे पेनिट्रेट कर रहा है? असली बात ये है, मुद्दे अभी भी हैं, वही हैं, और उन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव। एक चीज और, खट्टर जो है वो अगर सीएम रहते इस वक्त चुनाव के वक्त तो ज्यादा कांग्रेस की राह आसान होती है, नायब सिंह सैनी के आने से राह आसान हुई है? तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सब जानते हैं कि खट्टर जी को केंद्र में ले लिया, लेकिन इन्फ्लुएंस अभी भी उनका ही चल रहा है, और खुद इन्होंने भी कहा, पर इनके पार्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क, बल्कि सामने खट्टर जी जवाब देते, अब इनको उनका जवाब देना पड़ रहा है 10 साल का। तो इनकी बात कोई नीचे आती नहीं है, लोग विश्वास नहीं करते, और लोगों को लगता है टेम्पररी है। तो स्टेट में ना प्रशासन में ना लोगों में वो बात है ही नहीं कि आज के दिन कोई सीट पर बैठा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने TV9 से बातचीत की, समय निकाला, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और देखिए, एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार की कसम का कोई मतलब नहीं, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। जब हमारे साथ आए तो घर पर गिड़गिड़ा रहे थे, हमारे घर जब आए थे तो हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। नीतीश जब हमारे साथ थे तब भी कहा था हमसे गलती हो गई, अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कहते थे केंद्र कोई काम नहीं करता। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा जनता और आरजेडी के दरवाजे नीतीश के लिए बंद। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। कितनी बार ये कसम खा चुके हैं इधर या उधर, वो आपको भी याद नहीं होगा। बिहार की जनता तो छोड़िए, किसी पत्रकार को भी याद नहीं होगा कि इधर आए तो कितनी बार कसम खाएं, उधर गए तो कितनी बार कसम खाएं। उनका कसम का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ ज़ीरो वैल्यू ऑफ उनका जो भी कसम उखाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, और कोई विश्वास भी नहीं करता। कब पलट जाए, कभी हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन अब 2 बार हम लोगों ने उनको जिंदा कर दिया, रूप उनका दिखा, तो इस बार कोई मतलब नहीं है। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन होते हैं? आपने कल कहा कि पैरों पे गिर पड़े थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ, तो गिड़गिड़ा रहे थे हम तो। कितना हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे थे। हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने सब गवाह हैं, हमारे पास वो फुटेज भी है। वो छोड़िए, सदन में हाथ कितनी बार जोड़ करके उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। पत्रकारों के सामने कितनी बार बोले कि हमसे गलती हो गई, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार लोग कोई काम करता है जी, यही बात बोलते थे। हम लोगों की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है, और उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। अभी एक आपको तो रुपेश हमारे संवाददाता पटना चल चुके हैं। रुपेश, जेपी नड्डा के सामने मंच पर कहा था नीतीश कुमार ने कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। क्या उसी बयान के जवाब में यहाँ पर तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए, और जो ये कह रहे हैं कि गिड़गिड़ा के माफी मांगी थी, मैसेज क्या देना चाहते हैं तेजस्वी? देखिए, बिल्कुल अब तेजस्वी यादव को भी लग रहा है कि अब नीतीश कुमार का इधर फिलहाल आना संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से सफाई में ही सही चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर, सार्वजनिक मंच से कहते थे कि हमसे गलती हो गई। उसके बाद भी चुनाव के दरमियान ना तो तेजस्वी यादव, ना तेज प्रताप, ना फिर मीसा भारती ने कभी नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया, और बार बार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार फिर से एक बार उनके साथ आएंगे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने मंच पर कहा उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कभी भी वो इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं नीतीश कुमार कि उनसे गलती हो गई। गलती उन्होंने तब भी कही जब वो बीजेपी के साथ गए थे, फिर उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। दोबारा जब गए और फिर जब साथ छूटा बीजेपी का, तब उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है
और उसकी सामयिकता ये है कि चूंकि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल किया गया 2 साल पुराना, जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, उसके एक दिन पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात सचिवालय में हुई एक बैठक के क्रम में, और उसके बाद से बिहार में ये कयास लगाए जाने लगे फिर से कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, और उसी की वजह से नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी और अब आरजेडी हमलावर है नीतीश कुमार। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कैसे यहाँ पर रुपेश बताते हुए कि आखिर तेजस्वी इतने हमलावर क्यों हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब नीतीश कुमार शायद उनकी तरफ नहीं आएंगे और इसीलिए जो इलेक्शन में सॉफ्ट रुख था वो अब यहाँ पर आकर इतना हार्ड हो चुका है। आप सुनाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा था। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ। और इस बीच बड़ी खबर मणिपुर से सामने आ रही है। इम्फाल में छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान आंसू गैस के गोले दागे हैं। मणिपुर में 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा है। छात्रों ने राजभवन कूच की कोशिश की थी, जिस दौरान ये प्रदर्शन हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया। गाड़ियों में आग लगा दी गई और भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आमोद रॉय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। आमोद, किस तरीके के हालात फिलहाल मणिपुर में नजर आ रहे हैं? जो तस्वीरें हैं वो परेशान कर देने वाली। निश्चित तौर पर देखिए प्रतिभा, जिस तरह से मणिपुर में पिछले 5-6 दिनों से लगातार एस्केलेट हुआ है, वहाँ पर हिंसा बढ़ी है, और जिस तरह से वहाँ मैतेई और कुकी समुदाय में संघर्ष बढ़ा है, जिस तरह से वहाँ ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ रॉकेट दागे जा रहे हैं, ये लगता है कि कोई युद्ध का मैदान बन गया है। निश्चित तौर पर ये कंसर्न का विषय है। और जिस तरह से 5 दिनों के लिए, अगले 4 दिनों के लिए इंटरनेट बंद किया गया है, और 3 जिलों लोअर इम्फाल, अपर इम्फाल और तौफोल, इन 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके अलावा सबसे जो डिस्टर्ब एरिया है चुराचंदपुर का, वहाँ जहाँ 5 लोग ऐसे 3 दिन पहले मर गए थे, वहाँ सबसे तनाव है। और जिस तरह का खूनी संघर्ष वहाँ चल रहा है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं इस पर बहुत ही ध्यान से नज़र बनाई हुई है, और लगातार जो अधिकारी वहाँ नियुक्त किए गए हैं उनके संपर्क में है। लेकिन अभी तक इसके बीच में कहीं रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मणिपुर के सीएम जरूर संपर्क में है, गवर्नर हाउस 2-2, 3-3 बार जा चुके हैं, और लेकिन गवर्नर हाउस पर आज जिस तरह से मशाल जुलूस लेकर वहां अटैक के मुद्रा में लोग आगे बढ़ रहे थे, जिसको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तो ये अपने आप में दिखाता है कि मणिपुर फिर से एक बार जल उठा है, और वहाँ पे जो हंगामा है वो काफ़ी बड़े स्तर का हो चुका है। लिहाजा केंद्र सरकार की एक्टिविटी भी इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार बहुत फूंक कर सोच समझ कर इसमें कदम आगे बढ़ा रही है। प्रतिमा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आमोद रॉय। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर रेल ट्रैक साजिश की जांच तेज होती नजर आ रही है। मौके पर पहुंचे हैं रेलवे के एडीजी। सूचना देने के लिए जारी किया गया है टोल फ्री नंबर। सही जानकारी देने पर इनाम का ऐलान भी किया गया। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश की गहनता से जांच हो रही है। आज मौके पर रेलवे के एडीजी दल बल के साथ पहुंचे और घटना को बेहद गंभीर बताया। ये जिस प्रकार की जो सामान मिली है, जिस प्रकार की घटना है, तो ये गंभीरता को दर्शाता है। उतने ही गंभीरता से हम लोग इस घटना को लिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, यूपी पुलिस के जो विभिन्न इकाई है, स्पेशल एजेंसीज, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन मामले में लगातार धरपकड़ भी कर रहा है। आज 20 लोगों को
रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मामले में खुलासा, कानपुर मामले में आतंकी साजिश के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। कानपुर रेल साजिश मामले में सेल्फ रेडिकलाइज हो सकता है आरोपी, ये सूत्र बता रहे हैं। पाकिस्तान से ब्रेन वॉश करता है आईएसआईएस कमांडर फरतुल्ला घोरी। कानपुर के पास रेलवे ट्रैक पर सामने आई साजिश को लेकर तमाम जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अब इस साजिश के पीछे साजिश पर अपडेट सामने आ रहा है। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मौके पर स्पेशल टीम पहुंची है। एसपी ग्रामीण और आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। मोबाइल ट्रैकर डिवाइस से लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। राजस्थान में ट्रेन डिरेल करने की ये तीसरी साजिश है। अजमेर के सराधना और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज I4C के पहले स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज देश में डिजिटल लेन देन पहले से काफी बढ़ा है। डिजिटल गतिविधियां बढ़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि I4C ने समय समय पर लोगों की जागरूकता के लिए 600 से ज्यादा दिशा निर्देश जारी किए। कई साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक्शन लिया गया। फर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहचान करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसे बंद कराया गया है। साइबर सुरक्षा के लिए NFCL के माध्यम से राज्यों को 10,500 फोरेंसिक सेवाएं प्रदान की गई। 4,45,000 पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों, सरकारी ऑफिसर्स, NCERT शिक्षकों को साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ही I4C की स्थापना की गई है। ये साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में एक कारगर पहल है। और OTT और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी की मांग की जा रही है। OTT को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। निगरानी और प्रबंधन की मांग को लेकर यह याचिका दी गई है। याचिका में एक नियामक बोर्ड बनाने की मांग की गई है। खराब कंटेंट की वजह से बढ़ रही है हिंसा, यह इस याचिका में कहा गया है।
कांग्रेस में नहीं जाएंगे गायक कन्हैया मित्तल, बीजेपी के साथ ही रहेंगे भजन गायक कन्हैया मित्तल। कन्हैया मित्तल ने पहले कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही थी। कांग्रेस में शामिल होने का फैसला वापस ले रहा हूं, ये गायक कन्हैया मित्तल की ओर से कहा गया। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसे वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे।